नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट JRF की। जैसा कि हमें विदित है कि हमारा पेपर आ चुका है और अब हम प्रीवियस पेपर हमारा बिल्कुल करना मस्ट है, तो इसलिए हम भाग 1 में जून 2019 के 40 क्वेश्चन हम बिल्कुल एक एक विकल्प की बिल्कुल व्याख्या के साथ मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ 41 क्वेश्चन नंबर से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान या डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा, बताइए, सोचिए, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा शिवदान सिंह चौहान, यानी कि सी। प्रश्न संख्या 42, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम जायसी सूरदास तुलसी रहीम, या फिर सूरदास तुलसी जायसी रहीम, या फिर सूरदास जायसी तुलसी रहीम, या फिर जायसी तुलसी रहीम सूरदास। तो इसका हमें पता है, हम बता देते हैं इसका क्या है। देखो, सूरदास हो जाएंगे हमारे 1478 के, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे हमारे 1492 के, गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे हमारे 1532 के, और रहीमदास जी हो जाएंगे हमारे 56 के। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आंसर सी। सूरदास सबसे पहले आएंगे, सी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुम कर जायसी में से निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नैन, या फिर नाचो बहुत गोपाल। देखिए, ये पहली बात तो ये कि जो ये चारों ही उपन्यास है ये हमारे किसके हैं? अमृतलाल नागर जी की। तो राम और काम का जो द्वंद्व है वो हमारा हुआ है मानस का हंस में से। ठीक है, चलिए मैं आपको सारे बता देती हूँ इसके। देखिए, मानस का हंस है हमारा 1972 का, अमृत और विष हमारा हो जाएगा 1966 का, खंजर नैन हमारे हो जाएंगे 81 के, जो सूरदास की जीवन पर उन्होंने लिखा है, मानस का हंस इन्होंने तुलसीदास के जीवन पर लिखा है, और नाचो बहुत गोपाल ये हमारा 1978 का है, जो जिसमें दलित जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है। चलिए आगे चलते, और इसकी मैं बताती हूँ आपको एक बार, सारे उपन्यास बता देती हूँ। सबसे पहला आएगा इनका महाकाल 1947 का, जो किस पर आधारित है? हमारा बंगाल की अकाल पर आधारित है। सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र 56 का, शतरंज के मोहरे 59 का, सुहाग के नुपुर 60 का, अमृत और विष हमारा हो जाएगा 66 का, फिर 7 घूंघट वाला मुखड़ा 68 का, एक द नेमी शराय भी 72 का, और मानस का हंस भी 72 का, नाचो बहुत गोपाल 78 का, खंजर नैन 81, बिखरे दिन की 82, अग्नि करवट 83, और करवट 85, पीड़िया हो जाएगा हमारा 90 का। अगला चलते हैं। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिक वादी सिद्धांत, या फिर आनंदवादी सिद्धांत। तो इनका तो सिंपल सा ही है, कॉलरिज का है हमारा जैववादी सिद्धांत। देखिए, कॉलरिज का जो जन्म है वो कब हुआ है? हमारा 1772 को। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है परीक्षा में, कौन सी है? चर्च एंड स्टेट 1830 की। और चलिए आगे चलते हैं। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक भूमिका से संबंधित है? तो ये हमारा बताइए, आगरा बाजार, आषाढ़ का एक दिन, एक और द्रोणाचार्य, या फिर चंद्रगुप्त। ये है हमारा आषाढ़ का एक दिन से, और ये चारों ही उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। आगरा बाजार हमारा है हबीब तलवीर का, आषाढ़ का एक दिन है हमारा 1958 का, मोहन राकेश जी का, एक और द्रोणाचार्य है 1977 का। ये दो समांतर कथा पर चलने वाला नाटक है, दो समांतर कथा पर चलने वाला नाटक है। और चंद्रगुप्त है हमारा 31 का, जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए आगे चलते हैं। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं,
प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर बालकुमुद गुप्त हैं। तो इसका हमारा सही आंसर बताइए, सोचिए एक सेकेंड। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। और इनके जो अगली काव्य संग्रह बोल देंगे, इनको रचनाएं बोल देंगे, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तायम, श्रृंगार विलास, हरगंगा है। चलिए और आगे चलते हैं। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया। चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहां से आया। देखिए इसकी एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, यानी कि जो इसका एक ट्रिक बनेगी। देखिए माई और बाप, जब माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम ही मिलता है ना, उनको नाम मिलता है, तो इसका हो जाएगा हमारा नामदेव जी। माई बाप आ गए तो बच्चे को नाम ही तो देंगे वो, इसका सीधा सा हो जाएगा हमारा नामदेव, बिल्कुल सीधा सटीक आंसर इसका। चलिए और इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मन मेरी सुई, तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सीपी लागा। चलिए अगला पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, या फिर गुण औचित्य। तो इसका हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा रस ध्वनि। रस ध्वनि। देखिए अब ये एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाता है कि जो हमारे आनंदवर्धन हैं ये किसको मानते थे, ध्वनि की आत्मा किसको माना है, रस को माना है। तो ये यानी कि ध्वनि संप्रदाय के हो गए, यानी कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। और अलंकार संप्रदाय प्रवर्तक के हो जाएंगे हमारे भामा, रीति के हो जाएंगे वामन, रस के भरत मुनि, औचित्य के शैमेंद्र। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित रचनाओं के को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश बताइए किसकी है, श्रवकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। ये ABCD इन आंसरों में से बता देखिए, इसका देखते ही पता चल जाएगा। श्रवकाचार बिल्कुल आसान है, ये मिला लीजिए। श्रवकाचार हमें पता है किसकी है, देवसेन जी की है, 933 की। कहाँ है देवसेन, बी का वन देखिए एक ए ऑप्शन में ही है, बी का वन हमारा ए ऑप्शन में है, तो यहीं से हमें पता चल गया। प्राकृत प्रकाश हमारी हो गई देवसेन उनकी वररुचि की, प्राकृत प्रकाश हो गई हमारी वररुचि की। प्राकृत प्रकाश हमारी वररुचि की भी है, चिंतामणि की भी है, और हमारी ममट की भी है। इन तीनों की है प्राकृत प्रकाश। ये अभी फिलहाल मुझे 3 याद आ रही हैं, तो आपको ये याद रखना है। प्राकृत प्रकाश वररुचि की भी है, ममट की भी है, चिंतामणि की भी है। आप इसको ऐसे एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ममट यानी कि मम्मी, हमारी मम्मी को चिंता हो जाती है यदि हमें अच्छा वर ना मिले, तो प्राकृत प्रकाश इन तीनों की है, ममट, वररुचि और चिंता। मम्मी को चिंता हो जाती है अगर हमें वर अच्छा ना मिले, तो प्राकृत प्रकाश इन तीनों का है। ठीक, और प्रबंध चिंतामणि का यहाँ पर आ जाएगा जैनाचार्य मेरुतंग। चिंतामणि प्रबंध, चिंतामणि किसका है, चिंता हो रही है जैनाचार्य मेरुतंग को। देखो चिंता हो रही है मुझे चिंता हो रही है। और कुमारपाल प्रतिपोध के तो हमारे हैं ही कौन, सोमप्रभ सूरी। और हेमचंद्र का क्या हो जाएगा, शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, ये हमारे इसके हो जाएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं अब। बैठे हुए सुग आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। ये किसका है हमारा, साकेत में चित्रकूट से लिया गया है। ये आसादे वीणा में वन प्रांतर का है, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का है, या कामायनी में सारस्वत प्रदेश का है। तो हमारा आंसर इसका आपको पता है कौन सा होगा, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। रश्मि रथी हमारा किसका है, दिनकर जी का है, 1952 का है। साकेत हमारा किसका है, बताइए किसका है, सिंपल सी बात है ये तो बिल्कुल। असाध्य वीणा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना साकेत किसा है। असाध्य वीणा तो मैं पता है अज्ञे जी की है, 61 की है। कामायनी 35 की है, प्रसाद जी की है। ठीक है, और इनके जो मैथिली इनके
दिनकर जी के जो हैं प्रणभंग रेणुका 35 की, हुंकार 39, सामधेनी 40 की, कुरुक्षेत्र 46 का है, फिर द्वंद्व गीत है, सामधेनी है, ये उर्वशी है 61 की। ठीक है, साकेत हमारे 31 को हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप फिर भी कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ गलत हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, यानी कि मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा बताइए किसकी है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया इसमें से कि राम की शक्ति पूजा है किसकी। तो राम की शक्ति पूजा हमारी हो जाएगी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हमारा का जन्म कब का है? 1899 का। ठीक, दो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए। और राम की शक्ति पूजा कब किया जाएगी? हमारे 1936 की, 1936 की। और इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं वो आप लगाइए, देखिए ए पे गैत अपगत, अपगत से यानी कि अनामिका 23 की, परिमल ए पे गैत, अनामिका 23, प से परिमल 30, गीतिका 36 और तय से तुलसीदास 38 की, कुकरमुत्ता 42 की, अनामिका हो जाएगी हमारी इनकी 43 की, बेला और नैपत्य 46 के, अर्चना 50 का, अर्चना के बाद हम करेंगे आराधना, आराधना 53 का, ऐसे इनके सांदे कांकली 69 का है। एक आधा और बच गया होगा इनका शायद बीच में से, वो मेरे को फिलहाल अभी याद नहीं है, आप देखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, ए कविता कलाप कुमार संभव सार, बी सी है कुमार संभव सार कविता कलाप और कालिदास की निरंकुशता, या फिर कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप कौन सा? कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सखी नील नब्बर से उतरा हंस अहा तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपा रूपक अतिशयोक्ति। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज हो जाएगा हमारा 1828 का, किसका? राजा राम मोहन राय जी का है। तो सिंपल सा बताइए, आप ढूंढिए क्वेश्चन में से ABC। मैंने ये तो आपको बता ही दिया है, फिर भी आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा, बताइए मुझे एक बार। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ इसको आपको क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्रह्म समाज 1828 का, राजा राम मोहन राय का। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रार्थना समाज 1867 का, किसका? केशव चंद्र सेन या फिर राणा डे केशव चंद्र सेन, आत्माराम और देवेंद्र नाथ। 4 हो जाएंगे, 4 ऑप्शन में से वो हमें कोई भी दे सकते हैं। तो इसका हमें याद रखना है, प्रार्थना समाज है हमारा, राणा डे, केशव चंद्र सेन भी हैं और आत्माराम देवेंद्रनाथ भी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमारी हो जाएगी एनी बेसेंट की 1882 की। और सत्य शोधक समाज हमारा हो जाएगा 73 का, ज्योति राय फूले का। इसमें कौन सा दे रखा है? हाँ, महात्मा फूले, ये सही है बिल्कुल, महात्मा फूले का। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा? ब्रह्म समाज ए का 4, 2 प्रार्थना समाज 3, इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं।
इशक भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, खंडर, कुआं या प्रेमिका हृदय? तो ये है हमारा कुआं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुआं। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? अगला क्वेश्चन चलेंगे हम। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका हो जाएगा हमारा, बताइए किसका है? उर्दू का है, पुर्तगाली का है, हिंदी का है, तुर्की का है, किसका हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा पुर्तगाली का। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ए सरल और शांत लड़की थी, बी उद्धत और चंचल लड़की थी, सी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, या फिर डी चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। बताइए कौन सा होगा इसका? ए बी सी डी किसमें से हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो, सरल और शांत लड़की तो थी नहीं, वो एक तो बिल्कुल हटा दो, जिसमें ए है उसको हटा दो, यानी ए और बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उद्धत और चंचल लड़की थी, बी बिल्कुल सही आ जाएगा, और सी में भी बी है, डी में भी बी है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और पुस्तकें पढ़ने की शौकीन बिल्कुल नहीं थी, तो यानी कि बी और डी निकल गया है, तो आंसर हो गया हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। वह उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अगला देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल का है, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सी श्याम सुंदर दास का है, या फिर डी नंद दुलारे जी का है। बताइए किसका है? तो ये हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 देख लेते हैं। डांबर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो इसका हमारा आंसर प्रकृति वर्णन को माना है, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, या फिर सामसिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। भीष्म साहनी जी के नाटकों की कौन सी विशेषता बतानी है? अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी जी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्म अंधता, अनाचार और तानाशाही की सामायिक संस्कृति, या सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा हो जाएगा ए और सी, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्म अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संस्कृति। अच्छा देखिए, भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक हैं हानुष 1877 का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का, माधवी 1985 का, मुआवजे 1993 का, रंग दे बसंती चोला 1998 का, और आलमगीर है हमारा 1999 का। तो इसका हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार का। इसका तो बिल्कुल सही आंसर है जैनेन्द्र कुमार। चलिए आगे चलते हैं। जीवन मुख चाही को नीको, दरस परस दिन राति करी थे कान प्यारे पीको। आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति में बताई है? निर्गुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, सगुण भक्ति भाव की, या फिर दैहिक की? तो इसमें हमें पता है कौन सी है, असूया भाव की हो जाएगी इसमें, तो असूया भाव की। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनकी व्याख्या तो क्या ही करें, बस असूया भाव की है। गांधीवाद के अगला क्वेश्चन चलिए 64। गांधीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इनका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, इसके विचार का स्रोत दैनिक साधना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न, इलेक्ट्रा, आत्मपीड़न, एडीपस। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और ये एडीपस ग्रंथि है, ये जो होती है ये होती है माँ और बेटे की। और ये पर चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 66। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? देखिए ऑप्शन ए 8, 5, 9, 10। तो बताइए कितनी मानी है उन्होंने? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? बताइए आप एक बार, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 10। आगे चलिए। बाली को सपूत कवि कुल पुरहुत रघुवीर जुगो दूत भरी रूप विकराल को। ये उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास जी की, सेनापति, तुलसीराम जी, मतीराम की। तो ये हमारी हो जाएंगी सेनापति की। देखिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बाली की सेना, बाली सेना, बाली की सेना, ठीक है, बाली की सेना से याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि काव्य प्रकाश हमारा किस किस का है? वरुरुचि का, ममट का और चिंतामणि का। तो यहाँ आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि काव्य प्रकाश है हमारा चिंतामणि का। रस राज, रस की राजा कौन होती है? हमारी बुद्धि, यानी कि हमारी मति। मति आप ऐसे याद रखेंगे कि हमारी पूरी जो हमारी बॉडी है इसकी हमारी राजा, मतलब राजा कौन होता है हमारे पूरे शरीर का? तो राज मति। तो रसराज कौन हो गए? मति। रस विलास, विलासी कौन होते हैं? देवदास। और रस सारांश, सारांश किसका होता है? भिखारी दास का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रकाशन की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, या फिर हाँ ये 4 हैं। तो इसमें हमारा देखिए मैं आपको सारे ही बता देती हूँ इसके। सबसे पहला हो जाएगा हमारा द्रौपदी 1972 का, सेतुबद्ध भी 72 का, और नायक खलनायक विदूषक भी हमारा हो जाएगा 72 का। द्रौपदी, सेतुबद्ध और नायक खलनायक विदूषक है हमारे तीनों 72 के। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की अंतिम किरण हमारी हो जाएगी 75 की। 8वां सर्ग हमारा हो जाएगा 76 का। छोटे बड़े सैयद, यानी कि छोटे बड़े 2 सैयद हो गए तो 82, 1 दूनी 1 87, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 93 और रति का कंगन हो जाएगा हमारा 2010 का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्मृति कण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, या फिर हम हशमत। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा, देखिए बताती हूँ मैं आपको, सारा ही बता देती हूँ। देखिए हम हशमत हो जाएगा हमारा 1977 का, कृष्णा सोपती जी का। स्मृति कण हमारा हो जाएगा 1959 का, सेठ गोविंद दास का। लीक अलीक हमारा हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल का 80 का। और वन तुलसी की गंध हो जाएगी हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी की 84 की। तो इस तरह से इसका सही आंसर बनेगा डी। स्मृति कण 59 की, हम हशमत 77 का, लीक अलीक 80 का और वन तुलसी की गंध 84 की। चलिए आगे चलते हैं। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कमायनी का उपयुक्त पंक्ति में से क्या आशय है? तो इसका हमारा आशय देखिए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ईडा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हटे और विश्वासहीन थे, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका है ये हमारा कामायनी सर्ग है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जो ये हमारा कामायनी है, ये कब का है? हमारा 1935 का। 35 का इस कामायनी में हमारे 15 सर्ग आ जाएंगे। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, लज्जा आएगी तो कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है।
और शांति प्रिय जो द्विवेदी जी थे उन्होंने कामायनी को छायावेद का उपनिषद कहा है। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो, मैंने कामायनी के बारे में आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अब इसका सही आंसर जो हमारा होगा सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। सी आंसर, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके काव्य कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी, भामे, वामन, क्षेमेंद्र। देखिए इसका भी आसान है। दंडी का हो जाएगा 6ठी शताब्दी के हैं। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्याविच्छान पदावली। दंड हम अपने शरीर को ही देते हैं। हम कहेंगे कि तुम्हें दंड मिलेगा, तो दंड बच्चों को देते हैं ना, जैसे या तो हाथ ऊपर खड़ा कर लो या बेंच के ऊपर खड़ा हो जाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दंड हम देते हैं अपने शरीर से। शरीर ताव दिष्ट अर्थ व्यय वच्छिन्न पदावली। भामे का है हमारा, भामे का हमारा हो जाएगा देखिए शब्दार्थ सहितम गद्य पद्य, गद्य पद्य। भामे का है शब्दार्थ सहितम काव्य गद्य पद्य च द्विधा। वामन हो जाएंगे हमारे धर्मा गुना, काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुना। वामन जो होते हैं वो धर्म और गुण से ही विख्यात होते हैं, तो वामन का हो जाएगा धर्मा गुना। क्षेमेंद्र का हमारा हो जाएगा अनौचित्य न्यायात रस भंग से कारण है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 72 का डी। चलिए आगे चलते हैं। लाला श्रीनिवास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? ये तो सबको पता है किसमें से लिखा है। नाटक और उपन्यास में इन्होंने लिखा है। इनके नाटक हैं रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता। रणधीर प्रेम मोहिनी है इनका, तप्ता संवरण है, धर्मालाप है, महारानी पद्मावती है। ये सब इनके नाटक हैं। और उपन्यास तो इनका हमारे सिलेबस में ही लगा हुआ है लाला श्रीनिवास दास का। चलिए परीक्षा गुरु लगा हुआ है 82 का, 1882 का। तो ए और बी किसमें है? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ए और बी। चलिए 74 का, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो किसका है ये? रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय, नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन जी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए नगेंद्र जी। नगेंद्र जी की है आत्मकथा है जिसका नाम है अर्धकथा, 1988 की अर्धकथा। रामविलास शर्मा जी के हैं आत्मकथा है, देखिए कौन कौन सी इनकी है। रामविलास शर्मा की 3 भागों में विख्यात है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। और शिवपूजन सहाय की है, शिवपूजन सहाय जी का हो गया मेरा जीवन, मेरा जीवन हो गया 1985 का। और हरिवंश राय बच्चन जी की तो हमें पता ही है, क्या भूलू क्या याद करूं, कब की है? 1959 की, नहीं 1959 की। क्या भूलू क्या याद करूं, बसेरे से दूर, क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण 2nd नंबर पे, बसेरे का दूर। और अगला है 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलू क्या याद करूं है 69 की, नीड का निर्माण है 70 का, फिर बसेरे से दूर 78 का, और 10 द्वार से सोपान तक हो गया 85 का। इनके 4 खंडों में विभाजित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? केशवदास की तो हमें पता ही कौन कौन सी है। रसिक प्रिया सबसे पहली 1591 की रसिक प्रिया है इनकी। अनुप्रास विनोद नहीं है इनकी। विज्ञान गीता है, फिर ए और सी आंसर हो गए हमारे ए और सी। सबसे पहली है इनकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया हो जाएगी इनकी 1551 की। रसिक प्रिया के बाद दूसरी कौन सी है इनकी बताइए? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका या दूसरी, तीसरी रामचंद्रिका तीसरी होगी, रसप्रिया दूसरी, रामचंद्रिका, फिर रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और वीरा सिंह देव चरित है इनका 1607 का। चलिए ये अलंकारवादी राम भक्ति कावा के कवि थे। आगे चलते हैं। चलिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। हिंसा नल से शांत नहीं होता। हिंसा नल उपयुक्त काव्य ध्येय का वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र से, उन्मुक्त से, जयद्रथ वध से, अशोक की चिंता से। तो हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल है हमारा उन्मुक्त से। उन्मुक्त हमारी किसकी है? उन्मुक्त है हमारी सियाराम शरण गुप्त की 1940 की। ये हमारा गीति नाट्य भी है।
कुरुक्षेत्र हमारी हो जाएगी 46 की, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, जयद्रथ वध हमारा हो जाएगा जयशंकर मैथिली शरण गुप्त का, हाँ मैथिली शरण गुप्त का ये। चलिए आगे चलते हैं, नहीं जयशंकर प्रसाद का है, जयद्रथ वध है हमारा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दिमाग से निकल गया था। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। उपयुक्त आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, बिल्कुल। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इनका। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, ये बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी, ए बी और डी, इसका हमारा निकल गया बी ऑप्शन, ए बी और डी। और इनकी जो रचनाएं हैं सुजान सागर, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, इनकी लीलाएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 78। अगर प्रेम खूंखार शेप है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देही की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का यहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो ये हमारा गोदान उपन्यास किनका है? प्रेमचंद जी का है, 1936 का है। और ये किसने कहा है हमारा? ये कहा है हमारा मालती ने कहा है। किसने कहा है? मालती ने कहा है। ठीक है, अब निकालिए आगे क्वेश्चन 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? देखिए इसका जो क्वेश्चन था ये भी आयोग ने इसको सबके बराबर मार्क्स दिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन द्वारा नहीं सटीक बैठ रहा है। क्योंकि हमारा जो पुष्पदंत जी हैं, इनका आदि पुराण, योगसार, जसचर्चेय, उत्तर पुराण, देखिए उत्तर पुराण भी इनका है, ठीक है, जयसरचेय भी इनका है, आदि पुराण भी इनका है। तो इसका योगासार नहीं है इनका, बस। तो योगासार इसमें कहीं ऐसा दे नहीं रखा कि बी नहीं है इसमें, तो इसका तो आयोग ने भी नहीं दिया। आप ये ध्यान रखिए कि ए, सी और डी ये सब इनके हो जाएंगे, ए, डी और ए, सी और डी। चलिए 80 देखते हैं हम। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षणिक लाने की प्रवृत्ति इनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? ये बताइए आप, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नगेंद्र का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो मैं आपको बता देती हूँ किसका होगा, ये बताइए आप। ये हमारे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी की कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और एक कार्यकर्ता की डायरी। मोहन राकेश की डायरी हमारी हो जाएगी 1985 की। 1 का 4 किसमें है? सी में। डायरी के कुछ पन्ने हैं हमारे 1940 के घनश्याम दास बिड़ला जी के। और मेरी कॉलेज डायरी है धीरेन्द्र वर्मा की 58 की। 58 का है डी, 58 की। एक कार्यकर्ता की डायरी हमारा डी हो जाएगा 1972 की, सीताराम सेकटिया की। 1972 सीताराम सेकटिया की। मोहन राकेश की डायरी हमारी हो गई 1985 की। की डायरी के कुछ पन्ने हो गए 1940 घनश्याम दास बिड़ला के। मेरी कॉलेज डायरी हो गई 1958 की धीरेन्द्र वर्मा की। और एक कार्यकर्ता की डायरी हो गई 1972 सीताराम सेकटिया की। चलिए तो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी। देखिए तीनों तो हैं हमारे अग्रदास जी की। रूप मंजरी किसकी है? रूप मंजरी है हमारे नंददास जी की। ठीक है, नंददास की कृति कौन कौन सी हो जाएंगी? राम ध्यान, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, सुदामा चरित आदि हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं।
यही सच है कि कहानीकार कौन है, यही सच है कि कहानीकार कौन है, ये तो हमें बताइए कौन है। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियवंता, मृदुला गर्ग। तो इसके कहानीकार हो जाएंगे, यही सच है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का है सबसे पहला मैं हार गई, यह सच है, मैं हार गई 57 का, ये सच है 66 का, 1966 का है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये हमारे हो जाएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी ऑप्शन, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी नवलेखन है इनकी 1960 की, भाषा और संवेदना है 1964 का, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या है 1968 की, और हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां हैं 1959 की। रामचंद्र शुक्ल की तो हमें पता ही है, गोस्वामी तुलसीदास 23 के, जायसी ग्रंथावली 24 की, और भ्रमर गीत सार है 25 की, रश्मिमासा है हमारी 49 की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी देखिए, सूर साहित्य 30 का हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 की, कबीर 41 का, हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास दोनों 52 के। चलिए आगे चलते हैं 85 पे। बचन सिंह से हरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे मैंने मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, ये कथन हमारा किसका हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा राजा निर्बंसिया का, ये कथन हमारा किसका हो जाएगा, राजा निर्बंसिया का। चलिए थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे कटे अंधेरी रतियां, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये है हमारा खुसरो जी की, अमीर खुसरो जी का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है, मॉरिशस का कौन सा नहीं है, महात्म सिंह नहीं है, मॉरिशस के कौन सी नहीं है, महात्म सिंह। और अभिमन्यु अनंत को बोलते हैं मॉरिशस का प्रेमचंद। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है, इसमें लिखा है सही नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, ऑप्शन सी है फिर हमारा जीवन के लिए कला, या डी आएगा ब्रेख्तर के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कला के लिए कला, कला के लिए कला। चलिए आगे चलते हैं, अभी हमारे जो क्वेश्चन आ गए हैं आगे, ये आ गए हैं हमारे कथन और कारण वाले। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, बिल्कुल सही बात है ये। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं, ये तो गलत हुई, उनकी एक समान नहीं थी। अगला देखिए, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है, ये बिल्कुल सही बात है। यह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि शव नोचते कुत्तों का तो दिखाया गया है, इन्होंने दिखाया है। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब इसको यहाँ से तो खत्म ही कर देते हैं जल्दी से। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये बिल्कुल सही बात है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मनोरंजन ही थोड़ी ना कविता का उद्देश्य है, वो हमारे समाज में, हमारे व्यक्ति के मन में उनके होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है। शाश्वतता का गुण कालेजे कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। आगे चलते हैं, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, सही। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है, सी होना चाहिए। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है, सही बात। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, आगे तो पैराग्राफ का है, ये हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख